ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया बेटा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। पायरुविक एसिड कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 पायरुविक एसिड बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल बन रहा है किसका, पायरुविक एसिड का, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्या इसमें CO2 रिलीज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, कहाँ रिलीज कर रहा है, कौन से स्टेप में रिलीज कर रहा है, नहीं रिलीज कर रहा, CO2 नहीं रिलीज कर रहा है। ये हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये दो मॉलिक्यूल बना 3 कार्बन का, कहाँ हमारा CO2 रिलीज किया, कहीं रिलीज नहीं किया। ठीक है, ऑक्सीजन भी कहीं यूज हो रहा है, कहीं यूज नहीं हो रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये हमारे एरोबिक में भी हो सकता है और एनारोबिक में भी हो सकता है। पायरुविक एसिड सब में बनेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सब में बनेगा पायरुविक एसिड। ये कहाँ बनेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा। इसके बाद यहां से ये 3 पाथवे फॉलो करता है। अब सेल को जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर ये 3 पाथवे फॉलो करता है। क्या क्या पाथवे है, आज कुछ लोगों को डांट पड़ा है क्या, आज बहुत लोग आ गए बायो करने, जैसे ये लोग तो बायो करते ही नहीं थे। वो घर नहीं गया था, उसको मैं रोज केमिस्ट्री के बाद घर जाते देखती हूँ। अच्छा, उसके बाद उसको भी मैं देखी हूँ घर जाते हुए। ठीक है, तो यहां से ये 3 पाथवे फॉलो करते हैं जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है। क्या क्या है पाथवे, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, CO2, H2 और एनर्जी। ईस्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या फॉर्म करेगा, C2H5OH है क्या, C2H5OH है क्या, हाँ, इथेनॉल, इथेनॉल और साथ में CO2 भी रिलीज करेगा। और तीसरा हमारे मसल सेल्स में, मसल सेल्स में और कुछ बैक्टीरिया में भी। बैक्टीरिया कौन सा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसमें क्या रिलीज कर, इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, लैक्टिक एसिड। क्या CO2 बन रहा है, क्वेश्चन ये है, CO2 बन रहा है, CO2 नहीं बन रहा है। ये सब याद रखना आप लोगों को, ये सब याद रखना कि CO2 यहाँ पे बनेगा, CO2 यहाँ पे बनेगा, CO2 इसमें नहीं बनेगा और CO2 यहाँ पे भी नहीं बनेगा इस प्रोसेस में भी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बेटा क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन। ये आपका क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन है किसका, ग्लूकोज का। और एरोबिक के कंडीशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करो, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करो, क्या बनेगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने वाले क्या फॉर्म करेगा, जो कंबर्शन भी था हमारा 1 स्टेप रिएक्शन, क्या फॉर्म कर रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इतना कंफ्यूजन हो रहा है, जो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, वही तो यहाँ पर भी होगा। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, CO2, H2 और एनर्जी में। क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस हम लोग पढ़ लिए थे। कितना स्टेप का रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप का रिएक्शन। ठीक है, 10 स्टेप का रिएक्शन है। इसका डिस्कवरी कौन करे, EMP पाथवे भी कहते हैं, नाम बताओगे साइंटिस्ट का, हाँ, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और
पार्नस, पार्नस, ठीक है। हम लोग ये देख लिए थे ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख चुके हैं, ये दोनों समझ में आ गया। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है इसमें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहां पे ऑक्सीजन का जरूरत है कि नहीं, ऑक्सीजन का जरूरत है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है या हम लोग बोले रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, और उसको हम लोग किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी जो रिलीज कर उसको किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, एटीपी और NADH, ठीक है। अगर सिर्फ एटीपी स्टोर कर, सॉरी सिर्फ एनर्जी स्टोर करना है तो एटीपी में स्टोर करेंगे, और अगर रिड्यूसिंग पावर भी स्टोर करना है तो NADH में स्टोर करेंगे, क्लियर है। और ये बाद में हमें एटीपी देने वाला है, ये बाद में हमें क्या करेगा, एटीपी देगा। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस, साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ग्लाइकोलाइसिस में हमारा क्या बना है, चलिए एक सेल बनाते हैं, वैसे तो इसका साइज और बड़ा होना चाहिए था, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में बना, ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहाँ पे आ गया हमारा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये भी हमारा क्या होगा, एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो क्या अपने आप ट्रैवल कर लेगा, किसी को कुछ प्रोटीन चाहिए, हाँ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि पायरुविक एसिड एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स थ्रू स्पेशल प्रोटीन चैनल, स्पेशल प्रोटीन चैनल से वो एंटर करेगा, ये एंटर कर गया पायरुविक एसिड, वहां पे मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में हमारा क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो पायरुविक एसिड सबसे पहले हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहां से रिलीज किया एक CO2, क्या रिलीज किया, यहां से एक CO2 रिलीज किया, क्लियर है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एंटर करेगा फर्दर क्रेब साइकिल में, ये किसने एंटर किया, क्रेब साइकिल में, समझ में आया, और इस क्रेब साइकिल से फिर 2 CO2 रिलीज करेगा, इस क्रेब साइकिल से क्या रिलीज किया, 2 CO2, और हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल है बेटा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इससे क्या बना, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का, ये बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कितना कार्बन का मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का मतलब यहाँ पे आपका CO2 रिलीज किया, एक CO2 रिलीज किया, और अब ये 2 कार्बन का, तो ये अब कितना CO2 रिलीज कर सकता है, 2 CO2 रिलीज कर सकता है, और हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है, कुछ और कंपाउंड है यहाँ पे, CO2 है, वाटर और एनर्जी, तो हमारा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या रिलीज किया, CO2। बस हमें यही प्रोसेस जानना, हमें बस यही प्रोसेस जानना, ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके, ये प्रोसेस पढ़ चुके,
अब पायरुविक एसिड एंटर करने वाला है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ना एक क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं कल बताई थी ना, कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक और क्या था, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तीनों को रिकॉल करो, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्या होना चाहिए? ABCD। क्वेश्चन ये तो एक पर्पस होगा, ठीक है। अब इस तरीके से सोचो, मैं हिंट करती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हो शायद वो ना हो। चलो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ, ये नहीं होगा। हाँ, कितना टाइम लग रहा है? नहीं, आप बी बोल रहे हो। बी कितने लोग हैं? ए कितने लोग हैं? और किसी को डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, बी है तो बी क्यों है, और ए है तो ए क्यों है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? हाँ, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट की मदद से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मेशन एटीपी का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वही जो हमारा NADH और FADH मतलब रिड्यूस्ड हमारा बना, ये दोनों से हम लोग एटीपी यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, और डी तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो तो फालतू का लिखा हुआ। तो अब क्या हो, आप लोग ऑप्शन मार्क करोगे? बी वाले सही है, बी वाले सही है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा किसी प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ, लेकिन किसी क्वेश्चन बैंक में मैं ये क्वेश्चन देखी थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि इस वर्ड से आप लोग कंफ्यूज कर जाओ, और फोटोफॉस्फोराइलेशन मार्क कर दो। आप लोग ये रिकॉल करो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों हो रहा है। एटीपी बना रहा है, एटीपी और NADH बना रहा है वो, लेकिन क्यों बना रहा है? ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारे लाइफ के प्रेजेंस में ये दोनों बन रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज को बनाने के लिए। और ये होता है हमारा कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में बोले या और स्पेसिफिक बोले तो ग्राना के अंदर हो रहा है। ये काम कहाँ पे हो रहा है? एटीपी NADPH बनाने का काम ग्राना में हो रहा है। लाइट रिएक्शन है जिसमें हमें लाइट का जरूरत है, ये दोनों बनाने के लिए। ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। ये काम हो कहाँ पे रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। लेकिन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ये कहाँ पे हो रहा है? जब भी हम लोग पढ़े थे नहीं, मतलब ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है ना, तो कहां पर हो रहा है ये काम? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये लाइन फालतू का लिखा हुआ था, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ में आया? आया समझ में? तो मुझे लगा कि हो सकता है ये लाइट वाला स्टेटमेंट देख के आप लोगों से फोटोफॉस्फोराइलेशन मार्क कर दो। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पायरुविक एसिड, अच्छा नहीं, एक चीज, हाँ, पायरुविक एसिड एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, किसके थ्रू? स्पेशल प्रोटीन चैनल के थ्रू। यहां पर क्या हो गया? क्या मैम नहीं बोली? क्या हो गया? बोलो, आप मुझे पहले बोलो, क्या हो गया? कोई डाउट है? फोटोफॉस्फोराइलेशन और डाउट है? तो आप किसको क्या बोल रहे थे? आपको सपना आया बैठे बैठे दिन में? क्या पूछी थी आप मुझे बता दो, हो सकता है मेरे पास आंसर हो। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान दो। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा 3 इवेंट होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है?
3 इवेंट हो रहा है और हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। पहले पायरुविक एसिड बना, फर्दर पायरुविक एसिड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के। 3 इवेंट इसका क्या क्या है, पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 हम लोग इससे रिलीज करने वाले, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट है हमारा क्रेब्स साइकिल। दूसरा इवेंट क्या है, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा इवेंट हमारा क्या है, ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये 3 इवेंट है जिसमें ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या था, पहला इवेंट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड है हमारे पास और इसको हम लोग क्या कर दिए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर दिए एक एंजाइम के प्रेजेंस में, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। जहां पे भी कॉम्प्लेक्स वर्ड आएगा, ठीक है, इसके अंदर ना बहुत सारे कोफैक्टर्स है, वो अभी आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोफैक्टर्स है, तो जहां पे कॉम्प्लेक्स वर्ड आएगा ना, तो समझो उसका मोर देन 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी भी करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी करेगा, समझ में आ गया। तो पायरुविक एसिड यहाँ पे हमारा एंजाइम है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 रिलीज करेगा, ठीक है, समझ में आया। और हमारा डिहाइड्रोजनेज है, मतलब NAD प्लस से NADH भी बनेगा, समझ में आ गया ये स्टेप। पायरुविक एसिड हमारा 2 था, तो ये रिएक्शन को इंटू 2 कर दोगे, ये रिएक्शन को क्या कर दोगे, इंटू 2, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर ये स्टेप हमारा हुआ डीकार्बोक्सिलेशन वाला, और इसके बाद होने वाला हमारा क्या, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोले, लिंक रिएक्शन या फिर कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक किनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, समझ में आया ये स्टेप, ठीक है। इसको हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, या फिर प्री क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ये स्टेप हो गया हमारा, क्या बना इस स्टेप में, एसिटाइल कोएंजाइम। कितने कार्बन का है ये, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, और ये एंटर किसमें करेगा, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है डिस्कवरी हैंस क्रेब के द्वारा। हैंस क्रेब के द्वारा इसको डिस्कवरी किया गया था 1937 में, इसीलिए इस पे इस साइकिल का नाम पड़ा क्रेब साइकिल। इसका और भी नाम है, जैसे ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल,
या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये होता कहां पर है क्रेब्स साइकिल? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा और स्पेसिफिक बोलेंगे हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर हो रहा है क्रेब्स साइकिल? मैट्रिक्स में हो रहा है। इसका साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में हो रहा है, मतलब इसके लिए सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट फॉर एक एंजाइम। एक एंजाइम के अलावा सारे एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। वो एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम इसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, और रेस्ट ऑफ द एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत यहाँ था? क्या एंटर करने वाला है क्रेब्स साइकिल में? जो लिंक रिएक्शन था क्या फॉर्म किया था उसमें? नहीं, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करने वाला है किसमें? क्रेब्स साइकिल में या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ठीक है, इसको हम लोग बोल दें क्या? सबस्ट्रेट एंट्रेंट, क्योंकि ये क्या करने वाला है? एंटर करने वाला है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या कहलाया? सबस्ट्रेट एंट्रेंट। 2 कार्बन का। आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप जा रहे हो उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये जब एंटर कर रहा है ना, तो इसको भी कोई रिसीव करने जा रहा है। तो इसको जो रिसीव करने जा रहा है वो एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। इसका नाम बताओगे कहाँ और सुना? किसमें? C4 साइकिल में। C4 साइकिल का ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ये हमारा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसको एक्सेप्ट करने कौन गया? हाँ, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जो हमारा क्या? OAA है। तो हमारा क्या बनेगा? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनने वाला है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है क्या? साइट्रेट। और इसी के नाम से हमारा आ गया साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रेट बोलो या फिर साइट्रिक एसिड बोलो, ये हमारा क्या? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। कोई दिक्कत यहां तक? सबस्ट्रेट एंट्रेंट कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? OAA। OAA इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? साइट्रेट या साइट्रिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट बना किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में बेटा हमारे एक 10 स्टेप का प्रोसेस है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद करना है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऊपर से क्या आया? एसिटाइल कोएंजाइम A। ये क्या था? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पहला प्रोडक्ट क्या बना? साइट्रेट। ये क्या है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेज। एंजाइम क्या है? साइट्रेट सिंथेज, और हमारा साइट्रेट फॉर्म कर गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेज, और इसके साथ फेरस आयन भी जुड़ रहे हैं। फेरस आयन भी जुड़ रहा है, और ये क्या बना रहा है? सिस एकोनिटेट। ये क्या बना रहा है? सिस एकोनिटेट। लेकिन ये ना बहुत थोड़ी टाइम के लिए बनता है, ये बहुत ट्रांजिएंट पीरियड के लिए बनता है। इसी एंजाइम के साथ ये कनेक्ट होते हुए फिर क्या बनाता है? आइसोसाइट्रेट। ये क्या बनाया? आइसोसाइट्रेट। सेम यही एंजाइम है यहां पर भी। ठीक है, आइसोसाइट्रेट। ये कितना कार्बन का मॉलिक्यूल होगा आइसोसाइट्रेट? 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर ये हमारा बनाएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट बनाया। नहीं, ये भी बेटा 6 कार्बन का है,
अभी CO2 हम लोग कहीं रिलीज नहीं किया है। ये हमारा कितना मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहां से फिर बना हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। और यहां पर ना हमारा एक CO2 रिलीज किया था, यहां पर क्या हुआ था? एक CO2 रिलीज किया था, तो ये कितना कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया? 5 कार्बन का। फिर बना हमारा क्या? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और यहां पर भी हमारा एक CO2 रिलीज किया, तो ये कितना कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया? 4 कार्बन का, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से फिर हमारा क्या बना? सक्सिनेट, सक्सिनेट बना। तो सक्सिनेट कितना कार्बन का हो जाएगा? 4 कार्बन का। सक्सिनेट से हमारा बना फ्यूमरेट, यहां से क्या बना? फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट से फिर बनेगा हमारा मैलेट, और इस मैलेट से फिर यहां पे बन गया क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। समझ में आया बेटा? ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, एक बार याद कर लोगे उसके बाद फिर आसान लगेगा सब कुछ। एक बार याद कर लो, आसान लगेगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना कि कहां पर हमारा डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अगर आप लोग को ये याद है ना, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि ये अगर आप लोग को एग्जैक्ट नहीं याद है, आप लोग को पूरा साइकिल बना के याद करना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को उस पॉइंट पे छोड़ देना है, पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, वापस इस पे आना है, 5 मिनट टाइम बचेगा, वापस इस पे आना है और फिर इसको बनाना है। और ठीक है, तो एक बार पूरा साइकिल बना लोगे ना, तो आप लोग को याद रहेगा कहाँ पे आपका NADH बन रहा है, कहाँ पे FADH बन रहा है, कहाँ पे ATP बन रहा है, कहाँ से CO2 रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल है, 10 स्टेप का साइकिल है, 10 स्टेप का साइकिल है, ठीक है। पहले ये याद करो, 4 6 8 10। यहां पे आपका हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। 4 6 8 10 पे आपका क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। और 7 पे आपका हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 7th पे क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अब हम जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन है वहां पे हमारा NADH बनेगा, वहां पे हमारा NADH बनेगा, तो कहां पे? 4th पे। तो यहां हमारा क्या बना? NADH बना। फिर 6 पे है, यहां पे भी हमारा बनेगा। फिर 8 पे, ठीक है। 8 ना आप लोग स्टार मार्क कर दोगे, यहां पे भी हमारा रिड्यूस पावर ही बनेगा, लेकिन यहाँ NADH नहीं बन के FADH2 बनता है। यहां पे हमारा क्या बनेगा? FADH2, लेकिन ये भी डिहाइड्रोजनेशन ही है, इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। फिर हमारा क्या है? 10 में भी हमारा क्या बनेगा? NADH बनेगा। किससे? NAD+ से बनेगा। हाँ, यहाँ पे FADH2 बने बेटा, यहाँ पे एंजाइम है फ्यूमरेज जो FADH बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 7th पोजीशन पे, और यहाँ पे हमारा बनता है GTP, ठीक है। GDP से क्या बना? GTP, और GTP कपल्ड रिएक्शन करके ATP भी बना सकता है। ये रिएक्शन ऐसे लिखा था, GTP, सॉरी ये क्यों नहीं बेटा? GDP से GTP बना, और ये कपल्ड रिएक्शन करके क्या कर सकता है? ATP से ADP से ATP बना सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है? GTP बनता है। मैं देखो, मैं नोट्स में लिखूँ ATP और GTP, ठीक है। मतलब एनिमल से वो GTP रह जाएगा और प्लांट्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बनता क्या है दोनों में? सबसे पहले GTP ही बनेगा, GTP बनेगा दोनों में,
क्लियर है? ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? बाकी 4 से 8 टाइम पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। दो जगह CO2 रिलीज कर रहा है ना, दो जगह CO2 रिलीज कर रहा है। कहाँ पे, 5th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे। मतलब क्रेब्स साइकिल में टोटल 4 डिहाइड्रोजनेशन है और 2 डी कार्बोक्सिलेशन और 2 डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है? जहां जहां पे आपका NADH रिलीज किया बेटा, वहां पे आप लोग एंजाइम डिहाइड्रोजनेज लगा दोगे। यहाँ पे साइक्लिक डिहाइड्रोजनेज कर दोगे, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कर दोगे, यहाँ पे आप लोग कर दोगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है? यहाँ पे आप लोग करोगे मैलेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है? जहां जहां पे आपका ये एंजाइम है, जहां पे आपका FADH to NADH मतलब रिड्यूसिंग पावर बन रहा है, वहां पे आप एंजाइम क्या यूज करोगे, डिहाइड्रोजनेज। अब थोड़ा ना प्रीवियस कुछ रिकॉल करते, बायोमोलिक्यूल्स में कॉम्पिटिशन इनहिबिशन में एक एंजाइम का नाम है जो हमारा क्या था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम था और इसके पास एक एक्टिव साइट था जो 2 के लिए सिमिलर था। एक किसके लिए सिमिलर था, एक था सक्सिनेट के लिए, एक किसके लिए सिमिलर था, सक्सिनेट के लिए, और दूसरा किसके लिए सिमिलर था, उसकी जगह कौन बैठ जा रहा है, उसकी जगह कौन बैठ जा रहा है, मैलोनेट। वेरी गुड। ठीक है? तो सक्सिनेट की जगह मैलोनेट बैठ गया तो फिर ये फ्यूमरेट नहीं जा गया और फिर ये प्रोसीड नहीं कर पाई। इस तरीके से साइकिल चलता है। बस ऐसे ही रिकॉल करवा दो। बस मैं ये रिकॉल करवा रही थी बेटा कि हमारा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है ना, वो क्या करता है, वो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। एक सेकंड में गलत लिखती हूँ, यहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजनेज ही है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर है फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का काम क्या है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करना। ये एक एंजाइम है, तो एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा, एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा, एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर है। इस एंजाइम में किसको आना चाहिए था, सबस्ट्रेट को आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं, आगे क्या आ जाता है, मैलोनेट आ जाता है जो इनहिबिटर है। तो ये साइकिल आगे चले गई, क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं आया तो फ्यूमरेट नहीं बना, और ये नहीं बना तो साइकिल प्रोसीड नहीं हुआ। ये था हमारा क्या, कॉम्पिटिशन इनहिबिशन। बस मैं याद दिला रही थी कि हम लोग ये एंजाइम का नाम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस एंजाइम के बारे में 2 चीज़ याद रखना है जो NCERT में भी दिया हुआ है। एक जो बायोमोलिक्यूल से पढ़े हम लोग कॉम्पिटिशन इनहिबिशन में, कि इसके एक्टिव साइट पे एक और कौन आके बैठ जाता है, मैलोनेट। और दूसरा याद यह रखना है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होकर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है? ये 2 पॉइंट याद रखना। कितना डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कितना डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 2 हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन 2 हो रहा है बेटा, और डिहाइड्रोजनेशन ये 4 हो रहा है। समझ में आया? ये है हमारा क्रेब्स साइकिल, और ये आपको याद करना पड़ेगा। आप ऐसा समझो कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो, याद करोगे ना। आता है क्रेब्स साइकिल क्या है, एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल। तो आप लोग बस ऐसा मत सोचो कि बस आप लोगों को टिक मार्क करना है, याद करने का भी हैबिट बनाओ। ये नहीं कि 4 ऑप्शन देख के हम सही मार्क कर सकते हैं, याद होना चाहिए ये सब चीज। ठीक है? क्योंकि वो जो सही तुक्का लगाने वाला चीज है ना, या फिर एक थोड़ा गेस वर्क हो जाता है कि हाँ ये 4 ऑप्शन देके हम सही कर लेंगे, ये बहुत शॉर्ट पीरियड मेमोरी होता है। ठीक है? लेकिन ये लॉन्ग पीरियड मेमोरी है, ये याद कर लोगे, कहीं भी भूलोगे आप तुरंत ये साइकिल बना सकते हो। 5 मिनट लगता है, टाइम लगता है। अभी जैसे मैं समझा रही हूँ तो मुझे 10 मिनट टाइम लगा, खुद से बनाओगे ना 5 मिनट, उससे भी कम टाइम में बनता है, बहुत जल्दी बनता है ये साइकिल। एक बार पूरा साइकिल बना दो, फिर ये पॉइंट्स याद कर लो। यहाँ पे आप लोग डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगा दोगे, 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है? बस यही हमारा क्रेब्स साइकिल। बहुत इसमें एंजाइम्स वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है। एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम में कहां से आया, पायरुविक एसिड से। यहां से भी हमारा एक CO2 रिलीज किया और NADH का फॉर्मेशन हुआ, NAD+ से। ठीक है? अब आप लोग नेट रिएक्शन बता सकते हो, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। हाँ,
नेट रिएक्शन बताओ, कितना आपका जीटीपी का फॉर्मेशन हुआ, कितना आपका NADH का फॉर्मेशन हुआ, कितना FADH2 का फॉर्मेशन हुआ एक पायरुविक एसिड से, एक पायरुविक एसिड से, और कितना CO2 रिलीज किया टोटल। एक पायरुविक एसिड से कितना जीटीपी, कितना NADH, कितना FADH2, कितना CO2? दो। बेटा पायरुविक एसिड से शुरू किया, टोटल 3, ठीक है। और एक ग्लूकोज से कितना हमारा पायरुविक एसिड बनता है? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड। तो आप ये सबको इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको क्या करोगे? इंटू 2 करोगे। समझ में आया? ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन रहा था? ग्लाइकोलाइसिस, चलो यहीं पर ऐड भी कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन रहा था? टोटल 2 ATP बन रहा था और 2 NADH बन रहा था, ठीक है। अब टोटल ऐड कर लो। NADH यहाँ 8 है, ये हमारा कितना है? 2 हो गया। FADH2 चलो यहीं पे लिख देते, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल आप लोग मुझे ATP बताओगे, टोटल ATP। इसको आप लोग 3 करोगे और इसको आप लोग इंटू 2 करोगे। NADH 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। ये थोड़ा हौच-पौच हो गया है यहाँ पे, इसको फिर से बना दे। ऊपर इसको फिर से बनाए। ग्लाइकोलाइसिस ATP कितना दिया? 2। NADH कितना? NADH 2। फिर आया हमारा प्री क्रेब्स साइकिल, प्री क्रेब्स साइकिल NADH कितना दिया? 2, क्योंकि 2 बार साइकिल चलेगा, ठीक है। फिर आया हमारा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल ATP कितना देगा? 2। जीटीपी ATP एक बराबर है। NADH कितना बनेगा? 6 बनेगा, 3 बनते इंटू 2 कर देंगे। और एक हमारा और क्या बना? FADH2 बना, ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। इसको इंटू 3 करोगे बेटा, इसको इंटू 2 करोगे। अब बताओ, हाँ अब टोटल ऐड करके बताओ, टोटल ऐड करके, टोटल ATP। हाँ ये मैं बताई थी, इसलिए मैं देख रही थी किसको इसको याद है, ठीक है। अब ये 3 ATP कैसे देता है, ये 2 ATP कैसे देता है, ये अभी हम लोग को देखना है। क्रेब्स साइकिल समझ में आया? यही था बस क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल और कुछ भी नहीं है। 2 मिनट टाइम लो और एक बार पढ़ लो बुक से। प्री क्रेब्स साइकिल वही जो हमारा लिंक रिएक्शन है, वही हमारा लिंक रिएक्शन, वही हमारा प्री क्रेब्स साइकिल। एक बार 2 मिनट टाइम लो और बुक से पढ़ो, TCA साइकिल पढ़ो। फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा मैं बोल रही हूँ बुक से ही पढ़ो, अभी बुक से ही पढ़ो, क्योंकि वो बुक का लैंग्वेज याद रहना जरूरी है कि बुक में कैसे लिखा हुआ है। अब जो बुक में साइकिल दिया हुआ है उसमें देखो सारे टर्म्स नहीं दिए हुए, लेकिन वो जो पैराग्राफ है उसमें वो सारे टर्म्स दिए हुए। उस टेबल में बुक नहीं है एक भी आप लोगों के पास? एक वहां पे बुक है, उसको सेंटर पे कर लो। सबके पास है ना? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा हुआ है बुक में। मुझे आपको समझ में आ रहा है? जिसका बायो है वो आपको आ रहा है समझ में ये टॉपिक? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? बस वही पढ़ रहे हैं हम लोग कि एटीपी बनाता है, वो एटीपी स्टोर करता है, लेकिन कैसे? 10 तक पढ़ लिए कि एटीपी स्टोर करता है, वो एटीपी बनाता है और स्टोर करता है, लेकिन कैसे वो जानना। तो ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है ना? हाँ, वो भी नींद से उठा। अब वो स्टेटमेंट नहीं भूल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था? क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा था?
क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है बेटा? फिर ये ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होने वाले हैं? सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सब ATP बनाने का प्रोसेस है। अब इसमें आपका क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर ऑफ द सेल, एक्सप्लेन। बस आपको ये एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। तो आप क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करोगे, आप ETS एक्सप्लेन करोगे, आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक्सप्लेन करोगे। क्या हो गया? हाँ, वैसे 15 मार्क्स का आता नहीं है बोर्ड में, 5 मार्क्स का आता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आ जाएगा, इसलिए या तो आपका पूछ देगा क्रेब्स साइकिल, या पूछ देगा ETS क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पढ़ लिए? समझ में आया? समझ में आया वो पैराग्राफ? अब फिर से 2 मिनट टाइम लो और ETS पढ़ो। अब फिर से 2 मिनट टाइम लो और ETS पढ़ो। अब किताब अपने रख दी बैग में, कहाँ है किताब? ETS एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़े थे किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो रहा था उसमें? मतलब वो अपने प्रोटॉन ग्रेडियंट के हिसाब से और वो अपने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था दूसरे पे। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली वही काम होने वाला है। उसमें फोटोसिस्टम 1 था, फोटोसिस्टम 2 था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे भी हमारा क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 होने वाला है। वही सेम काम होने वाला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसके बेसिस पे? अपने रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। ठीक है, और वहां पर भी क्या होता है? साइटोक्रोम क्या कर रहा था? बाहर से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को ले रहा था, या बोलेंगे सॉरी प्रोटॉन को ले रहा था, और किस में डाल रहा था? अपने ल्यूमेन में ला रहा था। और ल्यूमेन में फिर क्या हो रहा था? ल्यूमेन में फिर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा था, और फिर ATP सिंथेस से वो बाहर निकल रहा था और ATP बना रहा था। यही पूरा प्रोसेस था। समझो, वैसे ही कुछ पढ़ने वाला हम लोग ETS में भी। ठीक है, इसमें टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और ये सब के बाद लास्ट में आएगा ATP सिंथेस। लास्ट में क्या आएगा? ATP सिंथेस, जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल बोल रहे हैं। क्लियर है? या फिर इसको एक और नाम से कॉम्प्लेक्स 5 भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स 5 भी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 हमारा NADH रिडक्टेज है। क्या है? NADH रिडक्टेज है। ठीक है, और इसके पास और भी कुछ कोफैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा UQ रिडक्टेज है, UQ यूबिक्विनोन। चलो यूबिक्विनोन बस बेटा एक कॉम्प्लेक्स है। जैसे तो हमारा साइटोक्रोम 1 था, साइटोक्रोम B6 1 था, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स है ना, वैसे हमारा यूबिक्विनोन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? BC1 कॉम्प्लेक्स। इसमें टोटल 4 कंपोनेंट है, इसमें 2 कंपोनेंट है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है। क्या? FMN और दूसरा FES कॉम्प्लेक्स। BC1 कॉम्प्लेक्स में हमारा 4 कंपोनेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B, FES कॉम्प्लेक्स, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C1। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में एक आएगा हमारा मोबाइल कैरियर, जो कि हमारा क्या है? साइटोक्रोम C। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स C लिखने के बजाय हम लोग साइटोक्रोम C भी लिख सकते हैं। नहीं, हमारा कॉम्प्लेक्स 1 बेटा 2 मिनट ध्यान दे लो, बस आपको यही जानना है। 2 मिनट में समझ जाओगे वो जो पैराग्राफ में लिखा हुआ था, या फिर वो पैराग्राफ समझ में आया तो आके समझा दो। इसलिए मैं पहले बोली थी पढ़ने के लिए कि थोड़ा आप लोग होश में रहोगे, पढ़ना है ये चीज, और ये इजी तरीके से समझ जाओगे। एक बार बस इसमें ध्यान दे दो, आप लोगों को टेबल पूरा समझ में आ जाएगा। पहला हमारा NADH रिडक्टेज, इसमें हमारा क्या है? 2 फैक्टर्स, एक FMN और एक FES। फिर हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है UQ रिडक्टेज, मतलब यूबिक्विनोन है इसमें। ठीक है,
फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स है BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा टोटल 4 कंपोनेंट है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम S, यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम 3 और साइटोक्रोम 4 के बीच में एक हमारा मोबाइल कैरियर है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C1 और C अलग अलग है, ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स 4, इसमें हमारा 2 कंपोनेंट है जिसका नाम है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। लास्ट वाले में क्या है हमारे पास, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है। इसको हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या, अच्छा यहाँ पे वही लिखते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और इसमें हमारे पास क्या कंपोनेंट्स है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है, समझ में आया। और साइटोक्रोम 4 में हमारे पास 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट है। साइटोक्रोम 4 में और क्या प्रेजेंट है, 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर, बस इतना ही है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 हमारा क्या है, NADH रिडक्टेज, इसमें क्या 2 कंपोनेंट है, FMN और FES। फिर हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स 2, यूबिक्विनॉन है, ये यूक्यू रिडक्टेज है जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विनॉन। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें BC1 कॉम्प्लेक्स है, 4 कंपोनेंट है, क्या क्या, साइटोक्रोम B, FES कॉम्प्लेक्स, यूक्यू और साइटोक्रोम C1। 2 और 3 के बीच में क्या है, साइटोक्रोम C जो कि एक मोबाइल कैरियर है, मोबाइल कैरियर मतलब जो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। फिर लास्ट साइटोक्रोम 4 सॉरी कॉम्प्लेक्स 4, इसमें क्या है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स 5, इसमें ATP सिंथेस प्रेजेंट है, ये हमारा F0F1 पार्टिकल भी कहलाता है। ये समझ में आया, अब स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, सिर्फ फिर सब एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब नहीं फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार आप ये देख लो, फिर आपको वो बुक वाला लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। हमारा ETS कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, तो कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। पहले एक बार ना डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पोर्शन क्या है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या चेंबर है ना। इसका एक और नाम है आउटर चेंबर, क्या नाम है इसका, आउटर चेंबर। और मैट्रिक्स वाला रीजन क्या है, इनर चेंबर। कॉम्प्लेक्स 5 कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये तो हम लोग बनाए थे इससे पहले डायग्राम, कॉम्प्लेक्स 5 इस इनर चेंबर, सॉरी इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, जो हम लोग F0F1 पार्टिकल का बात कर रहे थे, वो हमारे क्या इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और भी हमारे जितना भी कॉम्प्लेक्स है ना 1 2 3 4 सब हमारे इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ये सब हमारा कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, समझ में आया। हमारा NADH कहाँ पे बन रहा है, NADH बना कहाँ पे बना, क्रेब्स साइकिल में बना। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा था, मैट्रिक्स में हो रहा था, मतलब इसमें हमारा NADH बना है और इसी में हमारा क्या बना है, FADH2 भी बना है, इसी में बना है, ये पता है मैट्रिक्स के अंदर वो चीज बना है। और ATP कहाँ पे बनेगा, ATP इससे पास करके बनेगा, जब ये इससे पास करेगा ना हमारा H+ आयन तो ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। इस तरफ हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स, इधर हमारा क्या आ गया मैट्रिक्स, और इधर हमारा क्या आ गया, आउटर चेंबर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर चेंबर, क्लियर है। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, अच्छा एक चीज और बताऊंगी इसमें, सॉरी एक इंपॉर्टेंट चीज है बस, उससे फिर आप लोगों को सब चीज समझ में आ जाएगा।
जैसे उधर हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ये टैलेंट था कि वो H+ को क्या कर सकता है, मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स से उसको बाहर निकाल सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है जिसके पास वो पावर है H+ निकालने का मैट्रिक्स से। 3 मॉलिक्यूल जिसके पास वो पावर है, वो क्या, FMN है, यूबिक्विनॉन है और ये वाला यूबिक्विनॉन है। FMN, यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स 3 का, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, H+ बाहर निकाल सकते हैं। U क्यूब, ये भी यूबिक्विनॉन ही होगा बेटा, ये भी U क्यूब ही लिखोगे। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, वो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये 3 चीज याद रहेगा। अब इसमें आते हैं वापस से, FMN है, FMN है, फिर FES कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा क्या हो गया, पहला कॉम्प्लेक्स बना। फिर हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं UQ। ये UQ रिडक्टेज है, तो रिडक्शन हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा कि माइनस होगा, रिडक्शन ऐड होगा, तो ये हमारा बन जाएगा UQH2 क्योंकि रिडक्टेज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, साइटोक्रोम B है, फिर FES कॉम्प्लेक्स है, फिर यूबिक्विनॉन है, ये भी हमारे रिडक्टेज के तरह काम आएगा। यूबिक्विनॉन के बाद साइटोक्रोम C1, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद 4 के बीच में एक मोबाइल कैरियर, हाँ, इसके बाद है एक हमारा साइटोक्रोम C और फिर साइटोक्रोम A और A3। यही पूरा है, ये याद हो गया आप लोगों को, ये याद हो गया। अब ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमारा NADH बना है और मैट्रिक्स में हमारा FADH2 भी बना है, तो ये यहाँ पर आता है NADH, ये यहाँ रिड्यूस होता है और क्या बनता है, NAD+ बनता है, ठीक है। और अपना 2H इसमें भेज देता है और इधर 2H+ ये क्या कर देता है, आउटर चेंबर में जमा कर लेता है। FMN जमा कर सकता है, FMN जमा कर सकता है, ठीक है। एक रिएक्शन है, ये सही है कि गलत, ये बस बताओ, ये सही है कि गलत, थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज लगाओ, सही है कि गलत, सही है, सही लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है सही? आप लोगों जो केमिस्ट्री पढ़ते सही है ना, कटायन और अनायन मिलकर हमारे कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये 2H को अंदर दिया, 2H को अंदर दिया और इधर 2H+ को निकाला, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करा सकते है ना। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैवल किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। उधर भी हमारा जो साइटोक्रोम था बेटा, उधर भी हम लोग प्लास्टिक क्विनॉन करके कुछ पढ़े थे, तो प्लास्टिक क्विनॉन हम लोग क्या कहते हैं, वो एक प्रोटॉन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अब मैट्रिक्स से वापस H+ लेगा और इसको ये अंदर भेजेगा। ये हमारा प्रोटॉन कैरियर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, थोड़ा वो भी याद कर लो, कीमोस्मोटिक, क्योंकि थोड़ा उधर भी समझाई हुई है सब। प्लास्टिक क्विनॉन था उधर, प्लास्टिक क्विनॉन क्या कर रहा था, मैट्रिक्स से ले रहा था और ल्यूमेन में डाल रहा था, है ना। ये भी हमारा क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से ले रहा है और आउटर चेंबर में इसको डाल रहा है, क्लियर है। अब वापस से इधर 2H+ डाला तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके वापस ट्रैवल करने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, वापस से यूबिक्विनॉन में आके 2 इलेक्ट्रॉन, ये वापस से मैट्रिक्स से H+ लेगा, मैट्रिक्स से H+ लिया और क्या किया, इसको आउटर चेंबर में डाल दिया, आउटर चेंबर में डाल दिया। फिर वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ठीक है। इसके पास 2 कॉपर सेंटर रिप्रेजेंट है, जो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है,
जो ऑक्सीजन को क्या करने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो यहां पर क्या आने वाला है, ऑक्सीजन 2H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल करके क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल समझ में आया, ये पूरा समझ में आया ना। हमारा FMN जो है ये हमारा NaDH को रिड्यूस करता है, और यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमारा FADH रिड्यूस होता है। FADH2 रिड्यूस होगी, क्या बनता है, FAD+। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि NaDH कितना प्रोटॉन बना रहा है, NaDH कितना प्रोटॉन बना रहा है इस तरफ आउटर चेंबर में। हाँ टोटल में कितना, 3 पेयर, हाँ 6 प्रोटॉन मतलब 3 पेयर। NaDH कितना पेयर बनाया, 3 पेयर। ठीक है, एक पेयर एक ATP बना सकता है, तो 3 पेयर 3 ATP बनाया। FADH2 कितना बना सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन आउटर चेंबर में दे सकता है, देखो 2 बार दे सकते हैं, एक यहाँ देगा एक यहाँ पे देगा। ठीक है, मतलब 2 पेयर दिया, हाँ मतलब 4 प्रोटॉन दिया, 2 पेयर दिया, तो कितना ये ATP बना सकता है, 2 ATP बना सकता है, और ये 3 ATP बना सकता है। अब समझ में कैसे वो 2 ATP और कैसे वो 3 ATP बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्या है कि जो हमारा NaDH और FADH में जो एनर्जी स्टोर है ना, उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस है। ठीक है, वो हमारा रिड्यूसिंग पावर है, वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब वो क्या है कि उसमें एनर्जी स्टोर है, उसको यूटिलाइज करना हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए ETS। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, 5th कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, 5th कॉम्प्लेक्स पे। ये F1 है, ये F0 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5th कॉम्प्लेक्स है। F1 में हमारा क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम है। 5th कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम है। इस तरफ में जब बेटा थोड़ा कीमोस्मोटिक भी याद करोगे कि जब आउटर चेंबर में जब हमारा ज्यादा प्रोटॉन और कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, तो हमारा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और फिर ये यहाँ से पंप करेगा, ये इसको फिर बाहर निकालेगा, है ना। तो यहाँ से जब 2H+ बाहर निकलेगा ना, 2H+ बाहर निकलेगा, तो फिर क्या होगा, तो ऐसे बना लीजिएगा, ये वैसे सीधा बनता, ADP प्लस PI मिलके क्या बनेगा, ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। बस यही है। ठीक है, 2H+, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ आउटर चेंबर में, तो ये क्या किया, 2H+ को बाहर निकाला और ATP का फॉर्मेशन किया, एक ATP बना। ठीक है, तो तीन पेयर हमारा बना H+ का, तो 3 ATP बनेगा NaDH से, और दो पेयर किसका बना, FADH से बना, तो 2 ATP वो बना देगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट साइकिल आया समझ में। अब पक्के से बस वो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, बस ये चीज याद रखना है बेटा, बस ये याद रखना है। ठीक है, जिसमें से FMN यूबिक्विनोन और कॉम्प्लेक्स 3 का यूबिक्विनोन, ये H+ अंदर पास कर सकता है। ये NaDH रिडक्टेज है, मतलब यहाँ पे हमारा NaDH रिड्यूस होगा, और कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा FADH2 रिड्यूस होता है। ठीक है, और हमारा ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लो और यहीं तक रहने देते हैं, छुट्टी नहीं हुआ है, अब DVP डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर से, अब एक बार ये पढ़ लेना, एक बार फिर से पढ़ो। एक चीज और जो याद रखने वाला है, एक बार और ध्यान से सुन लो। हाँ, यहाँ पे हमारा कॉपर सेंटर प्रेजेंट है किसमें, कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्वेश्चन आता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, नहीं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, 2 H+ के साथ मिल करके वो वाटर बना देगा। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन है। ये याद रखना है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वाटर बनाता है ना। और जो हम लोग क्लोरोप्लास्ट में पढ़े थे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसमें क्या हो रहा था, वाटर टूट रहा था H+ देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। वाटर टूट रहा था क्या? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए वाटर बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? ये 2 डिफरेंस, ये एक डिफरेंस ये भी याद रखना है कि दोनों के कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और यहाँ पे पानी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेटा आपको क्या होगा, आप इतनी बार क्यों बाहर जा रहे हो? तो आप पूछ के जाओगे ना। अब 4 बार बाहर गए, पहले मुझे एक बार पानी पीने गया, फिर एक बार वॉशरूम गया, तीसरी बार फिर आप गए। चलो ठीक है, अब एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्या लिखना है। और अभी थोड़ा एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेट कर दिया, वैसे वो डायग्राम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं है। क्या आपको क्या ये वाला पेज चाहिए? बेटा समझ में आया? बेटा आप लोग को आया समझ में? बस इसी चैप्टर पर ये पढ़ना है। मैं पहले ही बोली थी कि अगर प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर डरावना लगता है थोड़ा, यही सब के कारण। ये है नहीं डरावना, पढ़ने पे आसान है, लेकिन नहीं पढ़ोगे, सिर्फ किताब पलट के देखोगे तो ये लगेगा कि ये पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। क्या कोई क्वेश्चन है बेटा? समझ में आया? अच्छा पढ़ लो प्लीज, 2 मिनट फिर से एक बार पढ़ लो। रीड कर लिया आप लोग? अब एक बार फिर से वो एनसीईआरटी का 4 लाइन पढ़ लो, वो समझ में आ जाएगा अभी आप लोग को। ETS तुरंत में सब किताब कॉपी रखने लगते। 2 बजे छुट्टी आप लोगों का। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस एक एम्फीबॉलिक पाथवे है और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वो पढ़ना है आज। एम्फीबॉलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की कल पढ़ना है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड ये प्लांट, हाँ क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर में उतना कुछ टफ नहीं, मतलब इस तरीके का कुछ भी नहीं पढ़ना। बेटा शांत हो जाओ, क्लास खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सेल से 128 सेल, कितनी बारी माइटोटिक डिविजन होगा? 7 टाइम्स होगा। इसका आंसर हो जाएगा A, 7 टाइम्स। ये थोड़ा मैथ्स भी है बेटा, आप बता दो। एक सेल से 128 सेल्स बन रहा है, 7 बार डिवीजन हो रहा है, तो एक डिवीजन से कितना सेल बन रहा है? आपका एक क्वेश्चन है कि एक सेल है और इसमें आपका माइटोसिस हो रहा है और आपका 128 सेल्स बन रहा है, तो कितना बार माइटोसिस होगा? मतलब उसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 1 से 2 बनता है, और आपका 128 सेल्स बनना, कितनी बारी माइटोसिस होगा? आप लोग यही करें 64 से 128। हाँ ये लोग इस चीज से आए। मेरा 2 to the power 7 आप कैसे 64 बोल दिए? आप ही के लिए तभी ऑप्शन था सर, है भी नहीं 64 का ऑप्शन, तो आप कहाँ से बोले 64? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से सॉरी ऐसे 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। कितनी बार डिवीजन हुआ है? यही चीज कर रहा था 7 टाइम्स, ठीक है। 24 इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है? एस फेज में क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज।
Question 26. A stage in cell division is shown in the figure. Which select the answer which gives correct identification of the cell with its characteristics. हाँ, सबसे पहले देखो कि वो डायग्राम किस चीज का है. डायग्राम टीलोफेज का डायग्राम है. अब टीलोफेज का आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है. एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस आर नॉट फॉर्म, ये तो गलत है. और दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म्स. तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. इसका बी हो जाएगा. 27. ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट kinetochore. At metaphase, chromosomes are attached to spindle fiber by their. ये सही तो ये गलत होगा. आप तुक्का लगाए थे. काइनेटोकोर से अटैच होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 29. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस. Chromosomes move to spindle equator and gets aligned along equatorial plate in metaphase. सही है ये. इधर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर इन द एनाफेज. एनाफेज में सेंटर पे रह जाता है? नहीं, पोल्स पे मूव कर जाता है. क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टीलोफेज. नहीं, किस पे मूव करता है? एनाफेज. एनाफेज में मूव करता है. तीसरा क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज. ये भी गलत. इसका हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 30. डी. पहला लेट प्रोफेज और दूसरा क्या है? सॉरी, लेट एनाफेज, दूसरा है प्रोफेज. सेल साइकिल का ये बेटा. ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपीयर एट लेट प्रोफेज. गिवन बिलो इज अ सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ फेजेस cells of a cell cycle which of the following is a correct. ऑप्शन कौन सा है? बी सिंथेटिक फेज. अच्छा, आप लोग थोड़ा फिगर देखो. पहले आप लोग बताओ कि ए का क्या नाम होना चाहिए. फिगर ए का क्या नाम होना चाहिए? ए कैरियोकाइनेसिस. बी क्या होना चाहिए? एनाफेज. सी क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस. और डी एच फेज सिंथेटिक फेज. तो इसका आप लोग का बी है. तो मतलब तुक्का लगा है. ठीक है, आप लोग पास जीपीपी नहीं, आप लोग आराम से बात करें. At what stage of cell cycle are histone protein synthesized in the eukaryotic cell? S phase में होता है. If you are provided with root tip of onion in your class and asked to count the chromosomes, which phase will you suggest? Metaphase. ये बताई हूँ क्लास में. सारे एक लाइन पे लाइन कर जाओ तो आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो. हाँ. फिर क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सोमैटिक सेल साइकिल क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एम फेज, सॉरी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन. 6th बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस रूट टिप. और ये मियोसिस किसमें बेस्ट स्टडी करोगे? मियोसिस फ्लावर. फिर 7. माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. डीएनए रेप्लिकेशन occurs S phase. 9. Spindle fiber unit with which structure of chromosome? C. Kinetochore. 10. How many chromosomes will be there in G1, S and M phase respectively? If it has 14 chromosomes. बेटा chromosomes का बात हो रहा है. chromosomes कहीं नहीं बदलता है. आपका डीएनए डबल हो रहा है लेकिन वो लिखा होता है क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. 14. माइटोसिस है तो वहां पे कहीं कोई चेंज नहीं है क्रोमोसोम का. अगर डीएनए का बात होता तो डीएनए आपका डबल हो रहा है इस फेज में. यहाँ देखो क्रोमोसोम का बात है और क्रोमोसोम कोई चेंज नहीं कर रहा है, किसी भी स्टेज में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है क्रोमोसोम. माइटोसिस है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 14 बी. ठीक है. फिर नेक्स्ट, अ प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ माइटोसिस. हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इट बी इन G2 फेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल? 12 ही रहेगा.
हाँ, डीएनए चेंज करते क्रोमोसोम सेम रहता है। अब 12 चाइज़माटा का कब फॉर्मेशन होता है? हाँ, डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर पैक्यूटिन, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हो, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स से बनता है डाइकाइनेसिस में, कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन जाइगोटी, बेटा डाइकाइनेसिस बोले। लास्ट में तो मैं बोली ही नहीं टर्मिनलाइजेशन, वही तो मुझे लगा मैं टर्मिनलाइजेशन वर्ड में नहीं बोली, डाइकाइनेसिस सुनने को मिल रहा है। ये वाला तो क्वेश्चन मुझे तो रिपीट किया आप लोगों का। 14 recombination between homologous chromosome is completed at the end of faculty। 15 बताओगे? 15 मुझे लगता हो सकता थोड़ा कंफ्यूज करा होगा। 15 नहीं करो, ठीक है। 15 में ना बेटा बस एक वर्ड का अंतर कर दिया है, ठीक है, जिस कारण वो दोनों स्टेटमेंट गलत है। 15 का क्या आपका डी होगा, एक वर्ड का खाली अंतर किया है। मैं बता रही हूँ क्या है, एक आपका होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, होल सेट में डिफरेंस आता है, होल सेट में डिफरेंस आता है। मतलब अगर हमारा n है तो 2n हो सकता है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 6n हो सकता है। क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट चेंज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर किसी में 10 क्रोमोसोम्स है तो वो 20 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वो 60 हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये हो गया यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, 1 और 2 क्रोमोसोम से चेंज करता है। इसमें क्या होता है, 1 और 2 क्रोमोसोम चेंज करता है। मतलब 2n रहता है तो इसमें +1 हो गया, 2n में +2 हो गया, 2n में -1 हो गया। तो मतलब अगर यहाँ पे क्रोमोसोम 46 है ह्यूमंस में तो ये 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है तो वो कितना हो सकता है, हाँ, ये जैसे अगर ये 2n है तो 4n कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, 45, 47। अब एक बार दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट 1, ठीक है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी नहीं होगी, वो क्या होगा, यूप्लॉइडी। वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड क्या लिखा है, होल सेट, होल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी या फिर यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी। एक बार स्टेटमेंट 2 पढ़ो। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। अ क्रोमोसोम मतलब 1 क्रोमोसोम का लॉस और गेन। तो ये हमारा क्या है, एन्यूप्लॉइडी है, ये हमारा क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जहां पे होल सेट आएगा वहां पे आपका यूप्लॉइडी होगा या पॉलीप्लॉइडी होगा, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। और जहां पे 1 या 2 क्रोमोसोम का चेंज करे तो वो एन्यूप्लॉइडी, समझ में आया। मतलब वहां पे अगर आप लोग को सही स्टेटमेंट उसका जाना है तो एन्यूप्लॉइडी काट के उसको पॉलीप्लॉइडी कर दो, नीचे वाले को एन्यूप्लॉइडी कर दो, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बस दोनों को आप लोग डैश कर दो क्योंकि वो सही चीज है, ठीक है। आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो। 16 डी मेटाफेज, 17 आप लोग मार्क किए हो, नहीं मार्क करेगा अब इसका आंसर सी। 18 का, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर अब बाकी का कल होगा।